अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स का क्या डिफरेंस है विद क्लासिकल फिजिक्स। इसको क्वांटम फिजिक्स भी आप कह सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, तो ये सेम ही चीज़ है, क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा, नहीं आ रही आवाज? नो सर, नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर, आ रही जी है। सर। ठीक हो गई। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम जो है क्लासिकल फिजिक्स कर रहे थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स में हम यूजुअली न्यूटन्स लॉज अप्लाई करते हैं और एक जो रिजल्ट जिस पे हम पहुंचे थे वो ये था कि उसमें चीज़ें डिटर्मिनेंट होती है, मतलब आप एग्जैक्ट पोजीशन या सिस्टम का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आप इक्वेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और इस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस इक्वेशन को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, और इसको फिर हम आगे इस तरह लिख सकते हैं। तो जब ये मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, F माइनस मास टाइम्स डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि सिस्टम की क्या पोजीशन होगी एक ख़ास टाइम पे। इस पे बाकायदा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। अब हम क्वांटम थ्योरी की तरफ आते हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे। मतलब ओवरऑल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आपने क्वांटम थ्योरी में किस अंदाज में आपने सोचना होगा, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में तो ये है कि आपके पास मतलब जो भी सिस्टम है उसकी एक एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, लेकिन क्वांटम थ्योरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हम बातें करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मतलब प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो ओवरऑल आप इसको ज़रा समझ लें कि साइंस में मतलब आप चूंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस और मैथ्स में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि एज अ साइंटिस्ट आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब ये आपका सिस्टम है या लेट वी से ये यूनिवर्स है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं मुख्तलिफ फिनोमिनास का। ठीक है, कोई फिनोमिना आपके सामने हो रहा है, लेट वी से द अर्थ इज डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड सन, या कोई एप्पल गिर रहा है किसी दरख्त से, या कोई और फिनोमिना है जो आपके सामने हो रहा है।
तो साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है? साइंटिफिक अप्रोच ये है कि आप क्या कर ले, इस फिनोमिना पे आप सोच लें और इस तरह सिमिलर दूसरे जो फिनोमिनास होते हैं उन पे भी आप सोच लें और आप उसमें से रूल्स डिस्कवर कर लें कि ये जो फिनोमिना है इसमें क्या रूल्स कार फरमा है, मतलब रूल्स इसमें क्या है। तो वो रूल्स जब आप डिस्कवर करते हैं, ठीक है, वो आपका एक हाइपोथेसिस बन जाता है, एक मफरूजा बन जाता है कि ये सिस्टम इस इन रूल्स के अंडर ऑपरेट करता है। उसके बाद अगले स्टेज पे आप क्या करते हैं, आप ये हाइपोथेसिस पर टेस्ट करते हैं। अगला जो स्टेज है, मतलब आपने नेचर की ऑब्जर्वेशन की और वहां पे आपने देखा कि कोई, लेट मी से अज्यूम कर ले कि कोई सेब या एप्पल दरख्त से नीचे गिर गया। तो अब आप सोचते हैं कि वो कायनात के क्या उसूल है जिसके अंडर ये जो एप्पल है ये नीचे आ गया। तो आप अपने जहन में सोचते हैं, आप कोई मफरूजा बनाते हैं, हाइपोथेसिस, कि ये वो उसूल है जिसके अंडर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एप्पल गिरा है ये कितने स्पीड के साथ नीचे आया है, इसमें एक्सेलरेशन कितनी थी और क्या वो रूल क्या है जिसके अंडर ये नीचे आया है। तो ये एक हाइपोथेसिस आप बनाते हैं। इस हाइपोथेसिस को आप फिर टेस्ट करते हैं विद एक्सपेरिमेंट। सही। तो आप का जो हाइपोथेसिस है उसको आप टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई मैंने जो मैथमेटिकल मॉडल इसका बनाया या जो मेरा मफरूज़ा है ये जो फिनोमिना है वाकई इस रूल के मुताबिक होता है। तो ये टेस्टिंग फेज हो जाता है। और फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक्सपेरिमेंट के साथ बिल्कुल एग्री करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्वेशन बना दी उस फिनोमेना के लिए, सही है, तो इक्वेशन डेफिनेटली आपको कुछ रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो फिनोमेना है उसके जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं उसके लिए आपको वो कुछ रिजल्ट्स देगा। तो अगर वो रिजल्ट जो इक्वेशन से आपको जो चीज़ मिलती है वो और एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ आपको मिल जाती है वो दोनों अगर आपस में एग्री करते हैं, मतलब आपका इक्वेशन और या हाइपोथेसिस और टेस्ट अगर आपस में एग्री करते हैं तो इट मीन्स कि आपका हाइपोथेसिस गलत नहीं है। सही, या मतलब इसने आपके जो हाइपोथेसिस है उसने इस टेस्ट को पास कर लिया। फिर आप दूसरा टेस्ट उसका करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या आपका जो इक्वेशन है और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो क्या आपस में इन एग्रीमेंट है या नहीं है। तो अगर वो भी इन एग्रीमेंट हो तो इसका ये मतलब है कि फिर आप अगला एक्सपेरिमेंट कर लें, ठीक है, और उसके साथ भी कंपेयर कर लें। तो अगर आपका हाइपोथेसिस या आपका जो इक्वेशन है वो एग्री करता है विद इक्वेशन विद एक्सपेरिमेंट, एग्रीज विद एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है। लेकिन यहां पर ये बात आपने याद रखना होगा कि ये नेसेसरी कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं आपके हाइपोथेसिस के लिए, बट नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब आपका जो हाइपोथेसिस है that should agree with each experiment, सही है। तो हर एक्सपेरिमेंट के साथ उसका एग्री होना जरूरी है। अब डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स हजारों में भी नहीं होते, लाखों में भी नहीं होते, करोड़ों में भी नहीं, मतलब इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल हैं।
तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि आपका ये जो हाइपोथेसिस है ये हमेशा के लिए सही होगा। तो लेकिन जितने एक्सपेरिमेंट अगर आपका लेट मी से हाइपोथेसिस एक एक्सपेरिमेंट के साथ एग्री करता है लेकिन दूसरे पे जाके वो फेल हो जाता है, मतलब आपका जो नजरिया है या इक्वेशन है वो दूसरे एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना हाइपोथेसिस चेंज कर ले और कोई नया हाइपोथेसिस बना दे। सही। तो ये तरीकाकार है साइंटिफिक स्टडी का। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं जिस तरह मतलब अब ये जो कोविड की सिचुएशन है तो हमें नहीं पता कि मतलब ये किस तरह स्प्रेड होता है और मतलब क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो अगर आप एक हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल बना ले, लेट मी से आपका हाइपोथेसिस ये है कि जब भी एक कोरोना का पेशेंट आपके साथ 6 फीट के अंदर आ जाता है, लेट मी से आप यहाँ पे हैं और आपके पास 6 फीट के फासले पे कोई कोरोना पेशेंट आ जाए तो आपको मतलब ये बीमारी लग सकती है या लग जाएगी। सही। ये आपका हाइपोथेसिस है। तो ये हाइपोथेसिस अब आप टेस्ट करोगे, मतलब इसमें आप क्या करोगे कि कोई कोरोना का पेशेंट इस तरह आप मतलब जब दूसरे बंदे के साथ आप उसको 6 फीट के अंदर ले आते हैं तो लेट मी से आपने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसमें इस बंदे को कोरोना हो गया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट आपने क्वालिफाई कर दिया। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आप जाते हैं वो भी क्वालिफाई हो गई, तीसरे पे आप जाते हैं वो भी क्वालिफाई हो गई। इसका मतलब ये है, और इस तरह मतलब आपने 50-60 एक्सपेरिमेंट्स कर दिया और सब में जब कोरोना पेशेंट किसी बंदे के साथ 6 फीट के फासले में आ जाता है तो अगला बंदा भी फिर मतलब बीमार हो जाता है। तो ये जो है मतलब आपका हाइपोथेसिस फिलहाल ठीक है, लेकिन लेट मी से अगर थर्ड पेशेंट पे आपका जो हाइपोथेसिस है वो फेल हो गया, मतलब थर्ड पेशेंट के करीब आप एक थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप कोरोना पेशेंट ले आए हैं लेट मी से 4 फीट के डिस्टेंस पे, लेकिन फिर भी अगले बंदे को कोरोना नहीं हो जाता, तो इसका मतलब ये है कि आपका हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, आपको अपना हाइपोथेसिस मॉडिफाई करना होगा। तो फिर आप दोबारा हाइपोथेसिस पे जाते हैं और उसको चेंज करते हैं कि क्योंकि जो आप सोच रहे थे उस तरह नहीं है। अब ये भी याद रखें कि ये जरूरी मतलब ये सारे टेस्ट ठीक हाइपोथेसिस के लिए जो ट्रू हाइपोथेसिस होगा उसके लिए जरूरी है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ये पास कर दे, मतलब ये नेसेसरी हो गया उसके लिए, नेसेसरी कंडीशन। लेकिन ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मतलब आपने 100 पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट कर दिया और वो ठीक आया तो इसका ये मतलब नहीं, मतलब ये पॉसिबल है कि आप हजारवीं शख्स पे जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें मसला आ जाएगा, या अगर हजारवीं नहीं 10,000 बंदों पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें इस बंदे पे ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, हाइपोथेसिस फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स तो हम कर नहीं सकते। तो मतलब हम ये कहते हैं कि अंडर द प्रेजेंट कंडीशंस ये जो हाइपोथेसिस है ये वैलिड है, कि अब तक जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो एग्री करते हैं इस हाइपोथेसिस के लिए, तो आप ये कह सकते हैं। तो साइंस में जब भी कोई चीज इस स्टेज पे पहुंच जाए कि उस वक्त के उस दौर के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके साथ वो एग्री करे तो फिर उसको हम एक लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर। वो कुदरत का एक कानून होता है। सही। और वो लॉ मतलब डिस्कवर हो जाती है कि ये जो फिनोमिनास है वो इस कानून के अंडर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब जो न्यूटन्स की लॉ है ग्रेविटी से मुतालिक Gm1m2/r², तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है
वो जो है आप कह सकते हैं कि हम एग्री करती है विद एक्सपेरिमेंट्स। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी से ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट गिराएं, कोई बॉल यहाँ से फेंके, तो ये ज़मीन तक कितने टाइम में पहुंचेगा, यहाँ पे किस स्पीड से टकराएगा, ये सारी चीज़ें आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली मतलब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। आवाज़ आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ज़मीन जी जो सर। है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, तो ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये मतलब आपने क्या कर दिया कि कुदरत का एक कानून आपने डिस्कवर कर दिया कि यूनिवर्स में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, कायनात के अंदर ये जो प्रिंसिपल है ये ओबे होता है और मुख्तलिफ फिनोमिनास। तो मतलब आपने ये याद रखना होगा कि जो यूनिवर्स है वो रैंडम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कायनात में लेट मी से एक जगह पे एक किस्म के उसूल होते हैं और दूसरी जगह पे दूसरे उसूल होते हैं। तो मतलब ये आप नहीं कह सकते। लेट मी से अगर कोई कंप्यूटर है और वो काम करता है पाकिस्तान में, तो वही कंप्यूटर उधर भी काम करेगा। मतलब अगर आप इसको अमेरिका ले जाएं या यूरोप ले जाएं, क्योंकि जो कुदरत के रूल्स है वो कायनात में हर जगह पे सेम है और मतलब रेंडमनेस नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें एक ऑर्डर के तहत होती है और उसके अंदर कुछ रूल्स जो है वो चल रहे हैं और उन रूल्स के अंडर वो चीज़ें ऑपरेट करती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर रूल्स ना होते कायनात के अंदर तो फिर मतलब और रेंडमनेस होती तो फिर हम कुछ भी उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब रूल्स के अंदर ही एक रेशनल यूनिवर्स पॉसिबल है। अब ये भी याद रखें कि साइंस हम वहां तक अप्लाई कर सकते हैं जहां पर एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जहां तक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उधर आप साइंटिफिक लॉज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप इस तरह समझें कि लेट मी से मतलब आपने कोई फिनोमिना स्टडी कर दिया कायनात में और उस फिनोमिना में जो रूल्स हैं वो आपने डिस्कवर कर दिए। जो लॉ है लेट मी से इस तरह न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया। तो इस तरह आपने कायनात के अंदर कोई पैटर्न देखा, कोई लॉ आपने डिस्कवर कर दी कि ये लॉ जो है ये कायनात के अंदर चल रही है। सही है? तो ये लॉ अब वेरीफाई आप कैसे करोगे? ये वेरीफाई करोगे आप एक्सपेरिमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि सही और गलत का फैसला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, जो अदालत है साइंस के अंदर दैट इज एक्सपेरिमेंट। अगर आपका लॉ एग्री करता है विद एक्सपेरिमेंट तो ये ओके है, अगर नहीं करता तो फिर ओके नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट इसका एक लाजमी जुज है। आप हमेशा लॉ को वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब अगर कोई बंदा ऐसी बात कर ले जहां तक एक्सपेरिमेंट नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो उस बात को ना हम सही कह सकते हैं और ना गलत कह सकते हैं, क्योंकि साइंस में या मैथमेटिक्स में प्रूफ लाजमी चीज होती है। कोई भी चीज जिसको आप सही कहोगे तो जब आप उसको सही साबित करोगे या मैथमेटिकल इक्वेशन से
जो मैथ्स है, मैथ्स में तो एक्सपेरिमेंट नहीं होता, उधर आप इक्वेशन से चीज़ें प्रूव करते हैं कि प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, और इस तरह मुख्तलिफ जो थ्योरम्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है, या इस तरह के काफ़ी थ्योरम्स हैं जिसको आप मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। लेकिन साइंस में ये है कि आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही उसको सही साबित करोगे। जहाँ तक आपकी एक्सपेरिमेंट नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ तक वो चीज़ साइंस के डोमेन से ही निकल जाती है, वो साइंस के डोमेन के अंदर आती नहीं है। फिर फॉर एग्जांपल लेट मी से, कोई बंदा कहे कि इस तरह की कोई बात कह दे कि यूनिवर्स के अंदर एक जगह है जहाँ पे एक मखलूक, किसी मखलूक का नाम ले, ठीक है, कि इस तरह की एक मखलूक है जिनकी 6 टांगे होती है, ठीक है, सही है, एज्यूम कर ले, मतलब कि यूनिवर्स के अंदर इस तरह की एक मखलूक है जो कि रैशनल भी है, और 6 टांगे उनकी होती है, और लेट मी से 6000 टन उनका वजन है, एक एक जानदार का उसमें। तो अब ये एक मफरूजा तो है, लेकिन ये साइंस के डोमेन के अंदर नहीं आती, मतलब क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके अंदर तो इस तरह की मखलूक नहीं है। और जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं जाती, लेकिन वो बंदा आपको ये कह देता है कि वो ऐसी जगह पर है जहां तक हमारे अपरेटस नहीं पहुंचते। तो अब इस बात को आप न सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। सही आप इसलिए नहीं कह सकते साइंटिफिक डोमेन के अंदर क्योंकि वहां तक आपकी इक्विपमेंट नहीं पहुंचती। गलत इसलिए आप नहीं कह सकते कि आप गलत भी उसको साबित नहीं कर सकते। जब आप एक चीज को गलत कहते हैं, याद रखिए साइंस में ये उसूल है या मैथ्स में कि जब एक चीज को आप गलत कहते हैं तो आपको उसको गलत साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब डिसप्रूव इसको हम कहते हैं कि आप इसको गलत साबित कर लें। जिस तरह मैथ्स में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हम ले, इस तरह ये एक्स है, ये वाई है और ये आर है, तो मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कोई नया इक्वेशन वो किया, तो अगला बंदा कहेगा कि ये गलत है, ठीक है, तो मैं कहूँगा आप इसको गलत साबित कर ले। तो वो क्या करेगा, वो आगे जाके ये मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे ये साबित करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो लिहाजा मेरा जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, सही है। तो मतलब साइंटिफिक डोमेन में जब हम किसी चीज को गलत कहेंगे तो उसको हमने गलत साबित करना होगा, ठीक है। तो अब उसको हम गलत भी साबित नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पहुंच नहीं है उधर तक कि एक्सपेरिमेंटली हम उसको वेरीफाई कर सके। तो लिहाजा वो स्टेटमेंट न सही है न गलत है साइंस में, ठीक है। मतलब वो साइंस के डोमेन से ही बाहर है, जहां तक आपका इक्विपमेंट या एक्सपेरिमेंट नहीं जाता तो वो जो चीज़ है वो साइंस के डोमेन से निकल जाती है, वो साइंस के अंदर आती ही नहीं है। साइंस में बस यही उसूल है कि आप ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्वेशन के बाद आप कोई हाइपोथेसिस बनाएं, फिर उसको टेस्ट कर ले एक्सपेरिमेंट के साथ। अगर सही है और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो ठीक निकलता है तो वो एक लॉ बन जाती है, अगले स्टेज में ये एक लॉ बन जाती है, ठीक है। अब ये जो लॉ होती है ये मतलब वो आपने एक पैटर्न डिस्कवर कर दिया विच इज ऑपरेटिंग इन द सम फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स। अब ये लॉ फिजिक्स में इक्वेशंस के फॉर्म में होती है, ठीक है। मतलब जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। टी इसमें टेम्परेचर है, ठीक है, बाकी कांस्टेंट्स हैं।
या मतलब ये इक्वेशन f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये मतलब मुख्तलिफ किस्म के लॉज हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कवर हुए हैं फिजिक्स में। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये समझाया कि साइंस में हमारा अप्रोच किस तरह होता है, कि मतलब साइंटिफिक स्टडी में हम कैसे प्रोसीड करते हैं और साइंस के डोमेन से कौन सी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और इसको जो वो चीज़ें जहाँ पे मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं पहुँचते और उनको हम स्टडी करते हैं तो उनको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, बियॉन्ड फिजिक्स, या इन सिंपल वर्ड्स ये एक फिलॉसफी बन जाती है, ठीक है। मतलब फिलॉसफी क्या है कि आप उनमें वो चीज़ें डिस्कस कर लें कि जहाँ तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं जाती, मतलब जिस तरह रूह है कि नहीं है, ठीक है। और इस तरह मतलब लाइफ आफ्टर डेथ जो है, बीइंग मुस्लिम हम तो इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी के अंदर ये टॉपिक आ जाता है कि मतलब लाइफ आफ्टर डेथ है कि नहीं है, ठीक है। और इस तरह काफ़ी चीज़ें, तो ये फिर साइंस के डोमेन से निकल जाती है, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ अक्सर मतलब व्यूज़ पर आते हैं ना, कि फ़िलासफ़ी में सूल से मुतालिक मुख्तलिफ थ्योरीज आपको मिलेंगे इस तरह। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट डोमेन बन जाती है। तो आपको तीन चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। एक ये है कि मैथ्स की क्या मतलब मैथ्स में किस तरह आप काम करते हैं, दूसरा साइंस में किस तरह आप काम करते हैं, और तीसरा जो है वो फिलॉसफी पर बन जाती है। अच्छा, मैथ्स के स्टूडेंट से आप, तो मैथ्स में और साइंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैथ्स में सिंपली एक्सपेरिमेंट जो है वो वाला स्टेज एग्जिस्ट नहीं करता। जो एक्सपेरिमेंट का स्टेज है ना, ये मैथ्स के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब प्योर मैथ्स की बात अगर हम कर लें, प्योर मैथ्स से मेरा मतलब अलजबरा हो गया, ठीक है, या मतलब ग्रुप थ्योरी हो गई, या नंबर थ्योरी हो गई, इस तरह टोपोलॉजी हो गई, अलजेब्रिक टोपोलॉजी, सेट थ्योरी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर आ जाती है। तो मैथ्स में किस तरह हम काम करते हैं? देखिए, मैथ्स में जो आपको पता होगा, होना चाहिए कि मैथ्स में एक्सियम्स होते हैं, ठीक है। और हर फील्ड के अपने कुछ एक्सियम्स होते हैं, और वो फॉर एग्जांपल 5-10 एक्सियम्स होते हैं, या 4-5 होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप किस फील्ड में काम करते हैं। तो वो जो एक्सियम्स हैं उनको आप सही मानते हैं, ठीक है। ये आपकी पहले से ये एक अजम्पशन होती है कि ये एक्सियम जो है ये ठीक है, और फिर उन एक्सियम से आप थ्योरम्स जो है वो निकालते हैं। मतलब उन एक्सियम्स को यूज करते हुए आप जो है ना थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब टोपोलॉजी अगर हम ले, तो टोपोलॉजी में आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि एक्स अगर एक टोपोलॉजिकल एक सेट है तो उसके अंदर ओपन सेट्स होते हैं, और दो ओपन सेट्स U1 और U2 का, एक्स अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो, और U1 और U2 ओपन सेट्स हैं, तो U1 यूनियन भी एक्स से बिलोंग करेगा, U1 इंटरसेक्शन U2 भी फिर एक्स से बिलोंग करेगा, नल सेट भी एक्स से बिलोंग करेगा, और पूरा सेट तो वैसे भी बिलोंग करता है टू एक्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये हमारे साथ एक्सियम्स बन गए, और इन एक्सियम्स के जरिए हम मुख्तलिफ थ्योरम्स पर प्रूफ करते हैं। मतलब आप मैथ्स में सोचते हैं कि मतलब क्या पैटर्न्स है, मैथमेटिक्स के अंदर क्या पैटर्न्स मौजूद है, ठीक है। और उन पैटर्न्स को आप
क्या करते हैं कि फिर उनको आप साबित करते हैं, सही साबित करते हैं या गलत साबित करते हैं। ठीक है, तो वो फिर आगे जब सही आप उनको प्रूफ कर ले कोई भी बात, जब मतलब एक तो आपके एग्जाम्स बन गए, तो फिर थ्योरम जो है, थ्योरम को प्रूफ चाहिए होता है, और ये प्रूफ आप करते हैं एग्जाम्स से। ठीक है, मतलब एग्जाम्स आप इस्तेमाल करते हैं और उस थ्योरम का प्रूफ आप निकालते हैं कि ये थ्योरम बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मतलब मैथ्स में, साइंस में, फिलॉसफी, इन चीज़ों में क्या फ़र्क आ जाता है? कोई क्वेश्चन है किसी? समझ आ रही है? यस सर। जी सर। हाँ, ये देखिए, ये इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम जो काम कर रहे हैं ये कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं। तो जब ये जनरल प्रिंसिपल्स आपको पता होते हैं तो फिर आगे जाके ना आपको काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वापस हम साइंस की तरफ आते हैं, क्योंकि जो क्वांटम थ्योरी है इसका ताल्लुक साइंस के साथ है। अच्छा, आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, देखी है डॉक्यूमेंट्री? यस सर। अच्छा, तो क्वांटम फिजिक्स में ये है कि ये हमारे मतलब जो जहन है, मतलब जिस अंदाज में हम सोचते हैं अपने डेली इन्वायरमेंट में, अपने डेली लाइफ में, तो उसके बरअक्स है। मतलब वो फिनोमिनाज हमें डेली लाइफ में कहीं पे भी नजर नहीं आते जिस तरह वो क्वांटम फिजिक्स में होते हैं। मतलब क्वांटम फिजिक्स में दो पार्टिकल्स जो है वो आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब अगर आप इंटरफेरेंस की बात हम कर लें तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें ये है कि लेट मी से, अगर कोई वेव, लेट मी से ये कोई रस्सी है और इस पे आप एक वेव जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ इस साइड से, ये वेव इस तरफ जा रही है और दूसरे साइड से एक दूसरी वेव आप जनरेट करते हैं और वो वेव इस तरफ आ रही है। तो डेफिनेटली जब ये इस तरफ आएगी और ये उस तरफ जा रही है तो एक पॉइंट पे ये आपस में मीट कर जाएंगे। जब ये दोनों मीट होते हैं तो उस टाइम ये स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट घर में आप कर भी सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे इसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। स्ट्रिंग जो है जहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं, जब इनका इक्वल एम्पलीट्यूड होता है तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। और फिर जो मतलब हैरानकुन बात है वो ये है कि अगले लम्हे वापस ये वाली वेव आगे निकल जाती है, वो उस तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा हैरानकुन है कि मतलब चीज बिल्कुल गायब हो गई, जो डिस्टरबेंस है, जो वेव है, और एक लम्हे के बाद ये इस तरफ निकल गया, वो उस तरफ। और तो ये जो है ये प्रॉपर्टी कायनात में वेव्स के अंदर है, पार्टिकल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मतलब आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि लेट मी से एक गाड़ी इस तरफ से आ रही है और एक गाड़ी इस तरफ से आ रही है, और जब ये यहाँ पे मिलते हैं तो गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ लेट मी से गायब हो जाती है और या इससे एक बड़ी गाड़ी बन जाती है, और अगले लम्हे ये दोनों एक दूसरे में से पास होके एक गाड़ी इस तरफ आ जाती है और जो रेड वाली गाड़ी है ये इस तरफ आ जाती है। मतलब ये चीज हम डेली लाइफ में नहीं देखते कि इस तरह का फिनोमेना हो सकता है।
तो लेकिन क्वांटम थ्योरी में, उस डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों ने देखा होगा, जो क्वांटम थ्योरी है इसके अंदर ये फिनोमिनास होते हैं, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी मतलब इससे ये है कि कायनात के अंदर इस तरह के फिनोमिनास सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फिनोमिनास कॉमन है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, सही है। मतलब इस तरह समझिए कि ये एक पार्टिकल है, लेकिन ये इंटरफेरेंस कर सकता है, इट कैन डू इंटरफेरेंस, जबकि आम जिंदगी में पार्टिकल्स इंटरफेरेंस नहीं करते। इस तरह प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब की इंटरफेरेंस पैटर्न्स मौजूद हैं। तो इसका अब क्या मतलब हुआ? मतलब बाज जगहों पे इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल बिहेव करता है, बाज जगहों पे ये बिहेव करता है एज वेव, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन तो एक चीज होगा, सही। तो मतलब अगर पार्टिकल और वेव कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से, तो दोनों इसमें एक द सेम टाइम किस तरह दोनों प्रॉपर्टीज आ गए। कंप्लीमेंट्री से मतलब ये है कि जिस तरह मतलब बिग एंड स्मॉल है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बिग होगा तो वो स्मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपोजिट वर्ड्स है। या कोल्ड एंड हॉट है, तो अगर हॉट है तो कोल्ड नहीं है, ठीक है। या ब्लैक एंड वाइट है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ब्लैक है तो वो वाइट एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। तो इस तरह पार्टिकल्स और वेव्स भी हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन पार्टिकल है तो वो वेव फिर नहीं हो सकता, या अगर वेव है तो पार्टिकल नहीं हो सकता। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब इलेक्ट्रॉन तो एक ऑब्जेक्ट होगा, तो किस तरह मतलब ये पॉसिबल है कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है? तो अब इसका सलूशन क्वांटम थ्योरी के अंदर मौजूद है कि ये इलेक्ट्रॉन दरअसल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन ना वेव है ना पार्टिकल है, ठीक है। मतलब जब हम क्वांटम थ्योरी आगे स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ना वेव है ना पार्टिकल है, बल्कि इसको हम साई कहते हैं। साई, ये जो सिंबल है ना, ये ग्रीक या यूनानी या लातीनी जुबान का कोई सिंबल है। तो ये हम इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ये चीज है, ठीक है, या बिहेव करता है इस अंदाज में। अब साई पार्टिकल है या वेव है? ये कोई भी नहीं है, ना पार्टिकल है ना वेव है, ठीक है। देखिए हमारी जो डेली हमारा जो इंट्यूशन बनता है, हमारे जहन में जो तस्वीरें बनती है, वो आम जिंदगी के मुशाहिदे से बनती है। और हम सिर्फ उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं अपने जहन के अंदर कि जो हमने आम जिंदगी में उस तरह के फिनोमेना देखे होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने डेली लाइफ में नहीं देखे होते, तो वो हमारे मतलब जहन में नहीं आ सकती। जो फिनोमेना मतलब इस तरह के होते हैं, मतलब हमने कभी भी ये नहीं देखा है कि अगर कोई दीवार है और उस पर हम कोई बाल फेंके और ये बाल दीवार से बाहर जाए और फिर वापस इस तरफ आए। लेकिन ये फिनोमेना क्वांटम थ्योरी में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे आम जिंदगी के बरअक्स है। अब यहाँ पे ये बात आप याद रखिए कि साइंस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स हमारे जो अक्ल है उसके ताबे हो। तो ये बात आपने अपने जहन में याद रखनी है कि यूनिवर्स अल्लाह ताला ने पैदा की है, ठीक है। उसने उसमें कुछ प्रिंसिपल्स डाले हैं और वो उसके अंदर ऑपरेट करती है। ये बात जरूरी नहीं है कि जिस तरह वो ऑपरेट करती है वो हमारे अक्ल के ताबे हो, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी भी इसी तरह की है। मतलब उधर आप उसकी मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वांटम थ्योरी में जो गवर्निंग इक्वेशन है वो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है ना। श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंजर एक फिजिसिस्ट था, उसने जो इक्वेशन बनाया था वो क्या है कि
आयोटा एच बार पार्शियल साई पार्शियल टी बराबर है माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। अब ये आपको समझ नहीं आएगी, ये हम आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो इसमें टी टाइम है, एम मास ऑफ द पार्टिकल है, साई जो है वो वेव फंक्शन इसको हम कहते हैं। वी जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, तो जो माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स है उसको ये इक्वेशन गवर्न करती है। इस तरह कुछ और इक्वेशंस भी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में या सब एटॉमिक वर्ल्ड में हम इससे काफी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और यही इक्वेशन यूज होता है मतलब हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए। इस तरह मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है तो उधर भी हम क्वांटम थ्योरी को ही यूज करते हैं। लेजर हो गया और जितनी भी क्वांटम चीजें हैं वो सब जो है वो एक्सप्लेन होती है विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर साई क्या है। तो साई जो है ये वेव फंक्शन इसको हम कहते हैं, और ये एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, कम्प्लेक्स वेरिएबल, या मतलब कम्प्लेक्स फंक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब उसका मतलब साई का रियल पार्ट भी होगा, साई आर प्लस आयोटा साई इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो अब हम मतलब इसके जरिए सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन चीजों को अपने अकल के मुताबिक मतलब उनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, हम सिर्फ मैथमेटिकली उनको सॉल्व करते हैं। मतलब आपको कोई सिचुएशन दी गई कि लेट मी से ये हाइड्रोजन एटम है और ये किसी फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो आप बताएं कि इससे कौन सी लाइट निकलेगी, ठीक है, किस वेवलेंथ वाले लाइट्स इससे निकल सकती हैं, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के वेवलेंथ के लाइट्स हाइड्रोजन एटम से बाहर निकल सकते हैं, जिसको हम फिर इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से वेवलेंथ्स इससे बाहर निकल सकते हैं। येलो लाइट निकलेगी, ब्लू लाइट निकलेगी, रेड लाइट निकलेगी। तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे, इस प्रॉब्लम को आप इस तरह सॉल्व करोगे कि हाइड्रोजन एटम एक मतलब एक माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक लेवल का फिनोमेना है। तो इसको जब हम देखना चाहते हैं तो इसको इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आप क्या कर लोगे कि इसके लिए आप हाइड्रोजन एटम के लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। तो जब ये आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी कि कौन से कलर के लाइट्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, कौन से फोटॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, कितने एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे, हर लेवल की एनर्जी क्या है। ये सारी चीजें आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है एटॉमिक, सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर लेवल, इन सारी जगहों पे ये इक्वेशन जो है ये हम अप्लाई करेंगे। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच का साइंटिफिक अप्रोच की मेथोडोलॉजी है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है?
सर ये ऊपर वाला नो सर। क्या है? सर ये स्पेक्ट्रम वाला दोबारा बताएं। स्पेक्ट्रम देखिए, हर मॉलिक्यूल का या हर एटम का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है ना, कि मतलब इससे कौन से लाइट्स निकल सकते हैं जब आप इसको एक्साइट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, या नियॉन गैस है, हीलियम गैस है वगैरह, तो उससे कौन से कलर्स बाहर आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक वैसे नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। तो ये पता आप किस तरह चलाओगे, ठीक है। तो तरीका ये है कि इसके लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, इसको आप सॉल्व कर लें, और जब आप ये सॉल्व करते हैं तो इससे आपको ये स्पेक्ट्रम मिल जाता है। फिर आप लैब में जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने मतलब जब हमने इक्वेशन सॉल्व की तो उससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो है ना, इससे येलो कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ब्लू कलर की लाइट आएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ ऐसे कलर्स भी आएंगे जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, मतलब ऐसे वेवलेंथ्स आएंगे जो हमारे लिए विजिबल नहीं है। तो इक्वेशन से आपने उसकी पेशन गोई की, फिर आप लैब में चले गए और वही स्पेक्ट्रम आपको मिल गया इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब कोई नई थ्योरी बन जाती है तो उस नई थ्योरी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखिए, जब आप मतलब यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, कोई लॉ डिस्कवर करते हैं, ठीक है, जिस तरह मतलब न्यूटन्स लॉज हैं, तो वो काम करती है। मतलब लेट मी से, आज आपने एक लॉ डिस्कवर कर दिया और वो अगले 10 साल में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में हुई, तो उन सब के साथ आपकी लॉ जो है वो एग्री करती है। जो आपका इक्वेशन बताता है और जो एक्सपेरिमेंट में हमें नजर आता है या रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, वो दोनों आपस में एग्री करते हैं। तो इधर जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए मुख्तलिफ जगहों पे एक खास टाइम पीरियड में, तो उन सब के साथ आपका जो लॉ है वो एग्री करता है। फिर लेट मी से आज से 50 साल बाद एक लैब में इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके साथ आपका लॉ जो है वो एग्री नहीं करता। लेट मी से, आपकी लॉ के मुताबिक सपोज कर ले वहां पे कोई ऑब्जर्वेबल है या पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आपके लॉ के मुताबिक 0.5 आनी चाहिए, जबकि वहां पे हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो 0.7 है। तो आपकी लॉ इस वैल्यू की पेशन गोई कर रही थी, जबकि एक्सपेरिमेंट जो है उससे 0.7 आ रहा है। अब जो उधर एक्सपेरिमेंटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो इस पे सोचेगा कि शायद मुझसे एक्सपेरिमेंट में कोई गलती हुई है, तो वो एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेगा, लेकिन फिर भी उसके साथ 0.7 आया। फिर वो तीसरी दफा वो बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो 0.7 आ रही है, ठीक है। अब मसला बन गया, जो लॉ थी जो आज से 50 साल पहले डिस्कवर हुई थी, वो ये वैल्यू प्रेडिक्ट करती है, जबकि एक्चुअली ये वैल्यू आ रही है। तो फिर बाकी साइंटिस्ट ने भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और बाकी सबके साथ ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अब मसला बन गया। तो अब लोग जो है ना, आपका जो लॉ है ना वो इस स्टेज पे जाके वो फेल हो गई, ठीक है। ऐसे 50 साल बाद, मतलब या आप कह सकते हैं कि वो मतलब इस रेंज में तो वो काफ काम कर रही थी, लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी आया जहाँ पे आपका इक्वेशन काम नहीं कर रहा। फिर साइंसदान क्या करेंगे, वो सोचेंगे किसी दूसरे लॉ के मुतालिक, न्यू लॉ,
जो थ्योरिटिशियंस होंगे वो बैठ के सोचना शुरू कर देंगे कि यार अब हमें कोई नया लॉ डिस्कवर करना चाहिए, तो इस न्यू लॉ में क्या खूबी होनी चाहिए। जो नई लॉ अगर डिस्कवर हो जाए तो उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो इन सब को भी एक्सप्लेन कर ले, इनके साथ भी इन एग्री हो जिसके साथ पुरानी लॉ इन एग्रीमेंट है, और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके साथ भी ये इन एग्रीमेंट हो, तो ये न्यू लॉ फिर वैलिड होगी। सही, मतलब इसके अलावा भी जहाँ पे ये लॉ फेल हो जाती है वहाँ पे भी ये न्यू लॉ काम करती है। तो मतलब ये हुआ कि न्यू लॉ should be able to explain the it should be able to be an agreement with all the old experiments and also the new experiments, जहाँ पे जो ओल्ड लॉ है वो फेल हो जाती है। तो न्यू लॉ में ये खूबी होनी चाहिए। इसकी एक मिसाल मैं आपको देखता हूँ, मतलब साइंस की हिस्ट्री से। देखिए ये जो मशहूर ज़माना इक्वेशन है F(g)m1m2/r², ये न्यूटन ने इस इक्वेशन को पेश किया था। सही, बाद में एक ऑब्जर्वेशन हो गई, मतलब ये लॉ चल रही थी काफ़ी सैकड़ों साल, मतलब ये चल रही थी, लोग इसको मान भी रहे थे और एग्रीमेंट हो रही थी विद एक्सपेरिमेंट। लेकिन फिर एक काम हो गया, एक ऑब्जर्वेशन हुई। ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जो मरकरी है उसका ऑर्बिट अजीब तरह से बिहेव करता है। मतलब ये सूरज है तो इसके गिर्द एक सियारा है जिसको हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, अब मरकरी उस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह न्यूटन लॉ कहती है। न्यूटन लॉ फॉर एग्जांपल ये कहता है कि मरकरी को इस ऑर्बिट में चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये शो कर रही है कि वो इस ऑर्बिट में नहीं चलती। वो मतलब कुछ साल बाद, मतलब जो उसका ऑर्बिट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ठीक है, जो ये प्रेडिक्ट कर रहा है उससे ये आगे पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ये बात अब न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। न्यूटन लॉ के मुताबिक ऑर्बिट ये होना चाहिए था, जबकि उसका जो ऑर्बिट है वो नहीं रहता, बल्कि उससे वो मतलब हट जाता है मरकरी। तो अब इसको कौन एक्सप्लेन कर ले। अच्छा, तो यहाँ पे आइंस्टाइन फिर आ गया। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी बनाई जिसको वो हम कहते हैं आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में ये खूबी है कि ये बहुत कुछ एक्सप्लेन कर लेती है। ये मरकरी का ऑर्बिट भी एक्सप्लेन करती है कि ये बिहेवियर उसका क्यों इस तरह से है। साथ में ये मतलब जो न्यूटन्स लॉज जहाँ पे वैलिड है वो सारे फिनोमेना भी इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जितने भी फिनोमेनास है जिनको न्यूटन के लॉ एक्सप्लेन कर सकती है, तो वो आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस है वो भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन साथ में उन फिनोमेनास को भी ये एक्सप्लेन कर लेती है जहाँ पे न्यूटन्स लॉज फेल हो जाते हैं। तो ये एक वाइडर लॉ बन गई। ठीक है, जहाँ पे न्यूटन्स के जो मतलब जहाँ पे न्यूटन की जो लॉ है वो एग्री करती है, तो वहाँ पे ये लॉ भी काम करती है। और साथ में वो जगह जहाँ पे न्यूटन की लॉ फेल हो जाती है वहाँ पर भी ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ये फिर चल जाती है। सो दिस इज अ ब्रॉडर लॉ। तो लॉ में ये खूबी होनी चाहिए कि पुरानी चीज़ों को भी वो एक्सप्लेन कर ले और जो नई चीज़ें हैं उनको भी एक्सप्लेन कर ले जहाँ पे जो ओल्ड लॉ है वो फेल हो जाती है। तो ये खूबी फिर आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर ये आ जाती है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये थ्योरी अभी तक वैलिड है, स्टिल इट इज वर्किंग। मतलब आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और हो रहे हैं, सब के सब इस थ्योरी के मुताबिक चल रहे हैं, जो कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो ये दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल थ्योरी। ये थोड़े एडवांस लेवल पे फिर आ जाती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली अब ये भी याद रखें वही बात के जो लॉ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा जहन उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। मतलब अकल के मुताबिक अगर ना भी हो, लेकिन वो क्या हो कि वो एग्री करे विद एक्सपेरिमेंट, तजुर्बे के साथ उसकी मुताबिकत हो। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये जो थ्योरी है आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके अंदर टाइम जो है, मतलब आम तौर पे हमारा तो ये ख्याल होता है कि टाइम एब्सोल्यूट है। इसका मतलब ये है, लेट मी से, कि अगर एक काम हो गया, कोई इवेंट हो गया 5 मिनट के अंदर, तो ये 5 मिनट सबके लिए सेम है, ठीक है। मतलब ये 5 मिनट पूरे कायनात में बस इस तरह समझे कि एक घड़ी चल रही है और उसमें ये 5 मिनट गुजर गए, ठीक है। तो इसमें जो टाइम का कंसेप्ट है वो एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम आपके लिए 5 मिनट में हो गया, तो एक ऑब्जर्वर ऐसा भी हो सकता है कि वही काम उसके लिए 5 मिनट के बजाय 6 मिनट में हुआ हो। एक ऑब्जर्वर ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए वही काम 5 मिनट की बजाय 60 मिनट में हुआ हो। एक ऑब्जर्वर ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए वही काम लेट मी से 1 साल में हुआ हो, और एक ऑब्जर्वर ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 साल में उसके लिए वही काम हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वेरिएशन है, कि एक काम जो मैं अपने सामने देखता हूँ कि वो 5 मिनट के अंदर हुआ है, लेकिन वही काम मतलब फॉर सम अदर ऑब्जर्वर वो 10,000 साल में हो जाता है। सो हाउ इट इज दिस पॉसिबल? हमारी अकल इसको तस्लीम नहीं कर सकती कि मतलब हम तो यही सोचते हैं कि बस टाइम सबके लिए सेम है, और अगर मेरी उम्र लेट मी से 60 साल है या 70 साल है तो बस ये सबके साथ इस तरह है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही बंदा जो आपके लिए लेट मी से 50 साल जिंदा है, कोई ऑब्जर्वर ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए वो 5,000 साल जिंदा हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब ये अकल नहीं तस्लीम करती, हमारी जो कॉमन सेंस है उसके खिलाफ है। लेकिन इस थ्योरी ने और एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीजें साबित की है। तो थ्योरी मतलब थ्योरी के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारे कॉमन सेंस के मुताबिक हो, उसके बिल्कुल बरअक्स भी हो सकती है। उसके लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि वो एग्री करे विद एक्सपेरिमेंट। तो अगर एक थ्योरी या लॉ एग्री करती है विद एक्सपेरिमेंट, तो बस इसका मतलब ये है कि वो ठीक है। अगर आप बहुत प्यारा इक्वेशन भी बनाए और लेट मी से बहुत ताकतवर शख्स उसको बनाए, लेट मी से अमेरिका का प्रेसिडेंट कह दे कि मैंने देखा है कि कायनात के अंदर ये एक लॉ उबे होती है, ठीक है। तो लोग कहेंगे कि ठीक है हम इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन पता चला कि वो एग्री नहीं करती विद एक्सपेरिमेंट, तो वो उसको डस्टबिन में फेंक देंगे, ठीक है। तो अगर कोई गरीब सा बंदा हो, ठीक है, और वो कोई लॉ पेश कर दे, लेकिन इट एग्रीज विद एक्सपेरिमेंट एंड एग्रीज विद ऑल द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव बीन डन सो फार, तो अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब है कि उसकी जो लॉ है वो वैलिड है। और अब ये भी है कि जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी पेश कर दी तो इवन उसका मतलब वो रिसर्च लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये क्या मतलब क्या कह रहा है कि टाइम भी सेम नहीं है, इस तरह लेंथ भी सेम नहीं है। अगर लेट मी से कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो लंबाई है
हम तो कहते हैं कि जब ये 5 मीटर है तो 5 मीटर है, वो कह सकता है। आइंस्टाइन कहता है कि नहीं, मतलब ये 5 मीटर है तो किसी और ऑब्जर्वर के लिए ये 2 मीटर भी हो सकता है, और इस तरह ये 1 मीटर भी हो सकता है। तो लोग इसको मानने के लिए, क्योंकि ये कॉमन सेंस के खिलाफ चीज़ थी, लेकिन बाद में पता चला कि ही वाज करेक्ट, और उसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही है, और वो अब तक वो वही थ्योरी चल रही है। तो असल में साइंस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है यहाँ तक, बस आप देख लें, इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मतलब आपको इस लेक्चर से कुछ चीज़ों का पता चलना चाहिए। एक तो ये है कि साइंस का क्या डोमेन है, दूसरा ये है कि मैथ्स का क्या डोमेन है, मैथ्स में आप क्या करते हैं, तीसरा फिलॉसफी का क्या डोमेन है, और आपको साइंटिफिक अप्रोच का पता होना चाहिए। फिर ये भी है कि मतलब नए लॉ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए आपको। और एक पता आपको ये होनी चाहिए कि कोई लॉ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे अकल के मुताबिक हो, कॉमन सेंस के मुताबिक हो, वो उसके बिल्कुल बरअक्स भी हो सकती है, लेकिन स्टिल इट कैन बी करेक्ट। अच्छा बताइए, कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। तो चले ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सर इंशाल्लाह। जी जी बताएं। सर एमन है, वो क्लास ज्वाइन करने की बार बार कोशिश कर रही है, उनसे ज्वाइन नहीं हो रही। वो कह रही है कि पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया करें। पीडीएफ तो खैर मुश्किल होगा, वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग इस पे अवेलेबल होती है ना, रिकॉर्डिंग आप देख सकती हैं। एमएस टीम में रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, पता है आपको? यस सर। तो उधर वो पूरा लेक्चर देख सकती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। काफी सर। अल्लाह हाफिज़ सर।